मेरे करियर के 25 साल या ज़्यादा हो गए एंड आई वुड से कि आई एम डेफिनेटली अ पेंटर फर्स्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं हिरल त्रिवेदी जी, जो कि बड़ौदा से हैं। तो हिरल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जानना चाहते हैं कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आप बड़ौदा कब आई और कब फाइन आर्ट ज्वाइन किया, वह आपके इंस्पिरेशन कौन रहे हैं इस फील्ड के लिए। तो आप दर्शकों को अवगत ज़रूर कराइए इस विषय में। मुझे इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए थैंक यू। मैं बड़ौदा आई 1991 में टू डू माय बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स और मैं आर्टिस्ट बनने की ख्वाहिश लेके ही आई थी यहाँ। मैंने एडमिशन पेंटिंग डिपार्टमेंट में लेना पहले से ही सोच के रखा था और यही मेरी इच्छा थी कि मैं यहाँ 4 साल पढूं और फिर आगे शायद मास्टर्स के लिए किधर और निकल पड़ूं। लेकिन जैसे वक्त गया और कई आर्टिस्ट मुझे यहाँ बड़ौदा में मिले और इतना मैंने काम किया सबके साथ, बड़ौदा से एक लगाव हो गया था और यहाँ पे ही मैंने मास्टर्स करने का सोच लिया। मेरा जन्म बड़ौदा में नहीं हुआ था, मैं बॉम्बे से इधर आई और आई वाज बोर्न इन बॉम्बे और मेरे पेरेंट्स बरसों से वहाँ रहे हैं। मेरा स्कूलिंग और जूनियर कॉलेज दोनों ही बॉम्बे हुआ था और लेकिन अभी कई साल से 30 साल से ज़्यादा हो गया मैं यहाँ बड़ौदा में ही हूँ और मेरा स्टूडियो यहाँ मैंने सेटअप किया है और बरसों से यहाँ पे काम करके कई जगह इंडिया में और इंडिया के बाहर मैंने एग्जीबिशन रखे हुए थे। जी हिरल जी, हम जानना चाहते हैं कि जैसे समय के साथ साथ सभी के काम में परिवर्तन आता है, क्या आपके काम में भी इस तरह का परिवर्तन आया? क्या आप शुरू में जो काम करती थी कॉलेज समय से या कॉलेज के बाद निकलने के बाद, और अभी के काम में आपको क्या डिफरेंसेस नज़र आते हैं? मेरे करियर की शुरुआत में मेरा काम थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे था। मैं बॉक्सेस, लार्ज एम्प्टी स्पेसेस, पीसेस ऑफ वुड और पीसेस ऑफ फाउंड ऑब्जेक्ट्स, यही सब मेरे काम में लगाती थी और बहुत सारा ब्लैंक बड़ा बड़ा ब्रॉड स्ट्रोक्स के साथ किया हुआ सरफेस बना के मैं मेरे सरफेस को डेवलप करती थी और बड़े कैनवसेस किए, तभी बहुत थिक लेयर्स ऑफ कलर यूज़ करके मैंने टेक्सचरल सरफेस बनाने की बहुत कोशिश की थी। धीरे धीरे वहाँ से मैं शिफ्ट होके थोड़ा थोड़ा फिगरेशन लाने लगी। करीब 96-97 में थोड़ा थोड़ा फिगरेशन आने लगा था मेरे काम में और वो फिगरेटिव काम के तरफ थोड़ा मैं जाने लगी थी। ये एक नेचुरल चेंज हुआ था क्योंकि मैं बहुत सारे आर्टिस्ट जिसको पसंद करती थी उनमें फिगरेटिव काम बार बार देखती थी, लेकिन सरफेस मुझे हमेशा एक्साइटिंग लगता था। मुझे हमेशा लेयर्स बनाने में मज़ा आती थी। मुझे लाइक ब्लैंक स्पेसेस या लाइक कोई इनसाइड द लाइन काइंड ऑफ कलरिंग, वो सब मुझे पहले से ही मज़ा नहीं आता था। तो मैं ड्राइंग बना के डिस्ट्रॉय करना, बार बार रिपीट करना, ये मेरा लैंग्वेज पहले से ही बना था और आज भी ऐसे ही मेरा काम प्रोग्रेस होता है। मेरा एमए का थीसिस जो था, डिसर्टेशन, वो वुमेन आर्टिस्ट पे था, पर्टिकुलरली 3 इंडियन वुमेन आर्टिस्ट, नलिनी मलानी, नीलिमा शेख, नवजोत अल्ताफ, और उनके माध्यम से मैंने बहुत सारे वर्ल्ड के वुमेन आर्टिस्ट भी मैंने एक्सप्लोर किए थे, प्योरली मेरे क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट से, क्योंकि उनकी लाइफ कैसे
कटी, उनकी लाइफ कैसे प्रोग्रेस हुई एज आर्टिस्ट, ये मुझे जानने में दिलचस्पी थी, क्योंकि मैं अपने आप को भी वहीं पाती थी कि एज अ वुमन हु चूजेस टू बी इन अ फील्ड लाइक आर्ट, उनकी चॉइसेस से कैसे लाइफ आगे बढ़ती है, ट्राइंग टू बैलेंस their domestic life, their family life, and their life as a thinking person, as an artist, और जो काम को थोड़ा ये सोच के करता है कि मैं रोज़ कुछ सीखूं, और वही मैंने पाया है ये सब आर्टिस्ट की ज़िंदगी के बारे में जानने से। जी, ये अनुभव ही हैं जो हम पेंट करते हैं, और एक्सपीरियंसेस जो हम फील करते हैं उन्हीं को हम अपने चित्रों के ज़रिए निकालते हैं। अच्छा, ये जो आपके चित्रों में वुमेन्स हैं, क्या ये फेमिनिज़म से संबंधित है या उसको आप किस तरीके से देखती हैं? मेरे पेंटिंग्स में ज़्यादातर वुमेन फिगर आते हैं, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि मैं फेमिनिस्ट आर्टिस्ट हूँ क्योंकि आई पेंट वुमेन फिगर्स ओनली। नहीं, मैं वुमेन फिगर कहीं से मेरी अपनी रिप्रेजेंटेशन हो जाती है, तो मैं इस तरह से ही देखती हूँ। लेकिन आई एम नॉट पेंटिंग देम एज रेबल्स, आई एम पेंटिंग देम एज लाइव्स ऑफ देयर ओन, के लाइक अपने एनवायरनमेंट पे उनकी ज़िंदगी, या मैं अपने आप को वहाँ देखती हूँ, या डिफरेंट लाइफ रिफ्लेक्शन जो अलग वुमेन की कहानियों से मुझे सीखने को मिलता है। जी हिरल जी, हम जानना चाहते हैं कि आपके काम के पीछे जो नरेशंस हैं उसके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वो कहाँ से आते हैं? आज मेरे काम में मैं कई इमेजेस स्टोरी बुक से यूज़ करती हूँ, और बार बार एलिस इन वंडरलैंड की कहानी से इमेजेस मेरे पेंटिंग में आते हैं, क्योंकि ये भी एक फैंटेसी जो स्टोरी है वो लाइक मेरे लिए सिंबॉलिक रही है कि इट इज़ अ डिज़ायर और एन इंट्रोस्पेक्शन विच इज़ साइकोलॉजिकल, जो हमें अपना ही रिफ्लेक्शन दिखाता है। तो मुझे ये सब कहानियाँ बहुत मज़ेदार लगती है, और मैंने बचपन से पढ़ी है, लेकिन अभी मैं ये सब सुनती हूँ तो मुझे एक अलग पर्सपेक्टिव नज़र आता है, क्योंकि मुझे एहसास होता है कि ऑथर ने किस तरह से ये सब सोच के लिखा होगा। अ रैबिट विच टॉक्स एंड मैड हैटर है, या ये सब कैरेक्टर्स जो है वो मज़ेदार है, और वो अपने लाइफ में आप देखो तो हमें भी मिल जाते हैं कभी हमारे लाइफ में। जी बिल्कुल। और नई चीज़ जो मेरे पेंटिंग्स में आई है वो है यूज़ ऑफ बुक्स, ओल्ड बुक्स एज अ सरफेस। जी, आपके पेंटिंग में जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं उनका चुनाव आप कैसे करती हैं? उसको किस प्रकार आप सिंबॉलिक वे में रखती हैं? वह वुमेन्स का वो किस तरह से आप स्टोरी को उसमें, या किन के छायाचित्रों को आप रेफरेंस लेकर करती हैं, उस विषय में भी ज़रूर कुछ बताइए। मेरे पहले के काम में छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स आते थे जो मेरे किचन से होंगे, या मेरे स्टूडियो के आसपास जो मैं देखती थी, या मेरे बच्चों की चीज़ें, किताबें, वहीं से मेरे इमेजेस निकल आते थे। और मेरे वुमेन फिगर्स ज़्यादातर कुछ एक्टिविटी में एंगेज हो, ऐसा मैं ज़्यादा पोर्ट्रे करती थी। या फिर एक समय था जहाँ मैं ऐसी वुमेन को मैं पेंट करती थी जिनकी एक हिस्टोरिकल स्टोरी हो, चाहे जोन ऑफ आर्क हो, रानी लक्ष्मीबाई, या माता हारी, ऐसे सब हिस्टोरिकल वुमेन को लेके मैं काम करती थी। और
कुछ ऐसी भी लेडीज़ जो हमारे नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्सा ली हो, लेकिन उनका हमारे डेली लाइफ में या हमारी हिस्ट्री बुक्स में कभी भी जिक्र न हो, वो उनकी मैंने स्टोरीज़ कभी मेरे पेंटिंग में पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। जी, हम जानना चाहते हैं कि बड़ौदा का अनुभव आपका कैसा रहा? बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे, लोग ज़्यादातर सोचते थे कि मैं यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाऊँगी ऑन अ लॉन्ग रन, के यहाँ पे मैंने इतने बरसों से स्टूडियो सेटअप करके रहने का जो सोच लिया था। लेकिन मेरा जो तरीका है काम करने का और मेरा जो टेम्परामेंट है वो बहुत इजीली सेट हो गया यहाँ, और मैं एक ट्रेडिशनलिस्ट हूँ एक तरह से, तो मुझे मेरे काम में भी ऐसे नहीं लगा कि मुझे कुछ चेंज करना है, वो अपने आप हो रहा था और मुझे कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती थी, कोई स्पेशल एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, स्पेशल लोगों से मिलने की ज़रूरत नहीं थी। वो मुझे मेरे एनवायरनमेंट से और मेरे जनरल इंटरेक्शन से मुझे मिल जाता था। जी, अब हमारा बातचीत जो है अंतिम चरण की ओर है और हम जानना चाहते हैं कि जो नए स्टूडेंट्स हैं व आर्टिस्ट हैं जो अभी इस फील्ड में नए आए हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? नए स्टूडेंट्स जो यहाँ आए हैं या वो आर्टिस्ट जो यहाँ से पास होकर निकल गए हैं, दीज यंग एस्पायरिंग आर्टिस्ट, मैं यही सोच के बोल सकती हूँ कि मैं यहाँ जब आई थी तब कई चीज़ें मुझे अलग से लगी। मुझे जो रोमांटिक आइडिया था एक आर्टिस्ट बनने का या एक स्टूडेंट लाइफ का, वो आके बहुत चेंज हो गया, क्योंकि ये लाइन एकदम अनकन्वेंशनल है और कोई डेफिनेशन नहीं है इसका, कोई फॉर्मूला ही नहीं है कि आप इतना इतना करोगे तो ऐसे ऐसे होगा। तो मैं यही बोल सकती हूँ कि एक परसिस्टेंट चाहिए, एक डेडिकेशन चाहिए और वो लेके ही आप आगे काम करो, और एक कंप्लीट ऑनेस्टी अपने काम में, तो आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि यहाँ आपको कोई स्टेटमेंट नहीं बनाना है या कोई फैशन फॉलो नहीं करना है, क्योंकि लकीली हम ऐसे टाइम में हैं कि हर चीज़ मौजूद हो सकती है, हर चीज़ हम क्रिएट कर सकते हैं। हमको कोई सोसाइटी में फिट होने के लिए कुछ करना हो या करना पड़े, ऐसा तो कोई हमें सिखाया ही नहीं गया यहाँ। और एक चीज़ है कि आपको जो ये करियर बनाना है, तो एक डिसिप्लिन और एक अवेयरनेस रखना होगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है। थोड़ा प्रैक्टिकलिटी सोच के आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। टेक एडवाइस एंड टेक एज मच फीडबैक, बिकॉज एज अ स्टूडेंट मैंने यही किया, और आज भी मेरे कई टीचर्स हैं उनको मैं मिलती हूँ और उनको काम दिखाती हूँ, और अभी भी मैं सीखती हूँ। जी, थैंक यू हिरल जी इस बातचीत के लिए कि आपने सभी के लिए इतना समय निकाला, और बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you once again, Govind, for inviting me here on your channel. मुझे बहुत मज़ा आया ये स्टोरी सुनाते हुए। I hope everybody also enjoyed listening to me. और कुछ भी इंटरेक्शन फ्यूचर में करना है या बात करना है, I am always ready to be part of this program. Thank you. Friends, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच हिरल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।